ये एक्सप्लोजिव जेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं ओ के साथ वो एंडोथर्मिक होते हैं और एक्सप्लोजिव का काम करते हैं. सो दिस इज हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर. दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, सो इट इज पिरामिडल शेप. तो ये सब 11th का काम है. जो जिसको वेस्पर थ्योरी आती है उसको आसानी से समझ आ जाएगा. इसके बिना पेपर नहीं बनता कोई भी. इसके बिना पी ब्लॉक का पेपर नहीं बनेगा. 3 मार्क्स के स्ट्रक्चर जरूर आते हैं, चाहे वो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर आ जाए चाहे इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आ जाए. तो पहला XeO3 है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, इसलिए स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल होगा इस तरीके से. और ओ के कंपाउंड कोई भी अगर ओ आ जाता है जेनॉन के कंपाउंड के साथ तो वो एक्सप्लोजिव माना जाता है. अब नेक्स्ट है XeOF2. XeOF2 में हमारे पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है 2 लोन पेयर है. 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो क्या आ जाएगा, ये sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी और शेप आ जाएगी टी शेप. क्या शेप आ जाएगी, टी शेप. ये टी शेप आ जाएगी. ऐसी XeO2F2 है तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे होता है, इसलिए F दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं और शेप आ जाएगी सीसो. ये सारा 11th का काम है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको. वेस्पर थ्योरी चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देख सकते हैं. XeO3F2. XeO3F2 के अंदर 5 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो है नहीं इसमें, तो sp3d आ जाएगी और ये शेप आ जाएगी XeO3F2. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका. ऐसी नेक्स्ट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे XeO2F2 ले लिया मैंने, XeOF4 ले लिया सपोज. XeOF4 में 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, वो निकालना आना चाहिए. 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगी. स्क्वायर पिरामिडल XeFFFF और ये आ गई स्क्वायर पिरामिडल शेप. एक पिरामिड बन जाएगा इसमें, एक पिरामिड बन जाएगा. ये एक पिरामिड आ जाएगा F और नीचे लोन पेयर. ये है स्क्वायर पिरामिडल शेप. स्क्वायर पिरामिडल ये शेप आ जाएगी XeOF4 की. फिर Xc और इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे XeF2 ले सकते हैं. XeF2 की इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 लोन पेयर हैं, तो इसकी शेप आ जाएगी 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, लीनियर शेप आ जाएगी. लीनियर शेप इस तरीके से. जेनोन के कंपाउंड स्ट्रक्चर जरूर पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. लीनियर शेप आ जाएगी. क्लियर, लीनियर शेप आ जाएगी इसमें. फिर ले लिया मैंने XeF4, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी. FFF और ये लोन पेयर, तो स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी. सही ना. XeF4. XeF6 की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. XeF6 की बात करें तो उसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं. ये और 1 लोन पेयर दिखा देंगे, तो इसमें 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो sp3d3 होगी हाइब्रिडेशन की बात करें तो, और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. क्लियर. तो ये शेप्स ऐसी पूछी जाती है. तो उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कौन सी, जैसे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा नोबल गैस का कंपाउंड है जो इसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होगा. विच नोबल गैस कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल विद दिस कंपाउंड. तो नोबल गैस बनाना में तो मैं सी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हटा देंगे, इसके क्या बन जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू XeO3, तो XeO3 का स्ट्रक्चर दिखा देंगे. क्लियर. दूसरा, विच नोबल गैस कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल विद ClO4 नेगेटिव. इसके साथ कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल होगा. विच नोबल गैस कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल विद दिस ड्रॉइड स्ट्रक्चर. ध्यान रखना स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाए हुए इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए XeO4 बन जाएगा इस तरीके से. तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं. सही ना. कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, चाहेंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम नोट कर सकते हैं इसके अंदर. तो ये स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए सारे. नेक्स्ट अब इसकी कुछ रिएक्शन रह गई थी, रिएक्शन नोट करेंगे जल्दी से. रिएक्शंस ऑफ XeFn ले सकते हैं. रिएक्शन ऑफ XeFn, रिएक्शन ऑफ XeFn की रिएक्शन ले लेंगे. XeFn जैसे विद
रिएक्शन ऑफ XCFN विद, अगर मान लो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन कैसे होगी, आयनिक फ्लोराइड आयन है इसके पास और एक के पास कोवेलेंट आयनिक फ्लोराइड आयन है किसी के पास, और किसी के पास कोवेलेंट फ्लोराइड आयन है, तो उसमें रिएक्शन कैसे होगी। 2-3 रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वही कर रहे हैं हम। जैसे मान लो MF है, M यहाँ पे कोई भी M क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज़ का, M यहाँ पे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, इनमें से कोई भी एक कंपाउंड होता है M। तो MF की रिएक्शन हुई अगर मान लो XCF6 के साथ, XCF6 के साथ, तो ये क्या बना देगा M प्लस, क्योंकि जो अल्कली मेटल है M के यहाँ पे अल्कली मेटल, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से देगा, तो यानी F माइनस को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कह लें या F माइनस कह लें, F माइनस ये आसानी से डोनेट करेगा और ये बन जाएगा M प्लस XCF7 नेगेटिव, M प्लस XCF7 नेगेटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मान लो मैं इसमें MF की जगह यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ से CSF ले लिया प्लस XCF6, तो ये सेम कंपाउंड बना देगा। आयनिक कंपाउंड है तो वो अपना फ्लोराइड डोनेट करेगा, वो अपना फ्लोराइड क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये बन जाएगा एनायनिक स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एनायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज बन जाएगा। तो इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ये भी पूछी जाती है आजकल। तो ये आ जाएगा इस तरह से। और ऐसे ही कोई भी और कंपाउंड ले लिया मैंने, इसमें सपोज मैंने ले लिया से RBF ले लिया प्लस XCF4 ले लिया, RBF प्लस, तो RB प्लस XEF5 नेगेटिव बन जाएगा, RB प्लस और XEF5 नेगेटिव। फिर मैंने ले लिया सपोज KF प्लस XCF2, तो इसमें बनना चाहिए K प्लस XCF3 नेगेटिव। तो ये सोचना है इसके अंदर कि दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग वेरी मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, ये खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन, वाई दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग वेरी मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये XCF3 नेगेटिव के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ये सोच के बताना कि क्या आंसर आएगा इसका। तो नेक्स्ट अब आएगा इसके अंदर, अब ये हमने कर लिया किसके, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या है, फ्लोराइड, दिस इज फ्लोराइड आयन डोनर, क्लियर। आयनिक कंपाउंड दिस इज फ्लोराइड आयन डोनर, F माइनस डोनर है, ये F माइनस डोनर है, और ये क्या कर रहा है, F माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या बन रहा है, एनायनिक स्पीसीज। एनायनिक स्पीसीज किसको देख के बोल रहे हैं, इसको देखकर बोल रहे हैं एनायनिक स्पीसीज। ऐसी अगर कोवेलेंट फ्लोराइड का अगर रिएक्शन होगी, अगर फ्लोराइड कोवेलेंट फॉर्म में है तो रिएक्शन कैसे होगी, अगर फ्लोराइड कोवेलेंट फॉर्म में है तो रिएक्शन कैसे होगी। जैसे अगर मैंने ले लिया एग्जांपल से PF5 ले लिया, साथ में ले लिया XCF2 सपोज, ये ले लिया, तो आयनिक फ्लोराइड, अब ये कोवेलेंट फ्लोराइड है तो इसमें तो फॉस्फोरस है जो कि नॉन मेटल है, तो वो तो फ्लोराइड को क्या करेगा, इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा, तो ये अब इस केस में फ्लोराइड अपना डोनेट करेगा। नाउ XCF2 विल गिव इट्स फ्लोराइड, फ्लोराइड अपना देगा ये, तो बन जाएगा XCF प्लस PF6 नेगेटिव। तो ये कंपाउंड मिल जाएगा इस तरीके से, ये कंपाउंड इस तरीके से मिल जाएगा। और एग्जांपल इसकी, जैसे अगर मैंने ले लिया, मतलब ये अपने ये ध्यान रखना, ये दिस शुड बी इन इट्स हाईएस्ट स्टेट, फास्फोरस की स्टेट +5 है, हाईएस्ट स्टेट में होना चाहिए, हाईएस्ट स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो फिर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होती है, इसके अंदर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इसके अंदर, मान लो मैंने PF3 ले लिया, इधर PF3 ले लिया और XCF2 ले लिया, PF3 और XCF2 ले लिया, इस केस में अब इस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगी, इसमें क्या बन जाएगा, PF5। अब ये अपना फ्लोरीन डोनेट करेगा, इमीडिएटली अपना फ्लोरीन डोनेट करेगा और इसको लेना पड़ेगा ये फ्लोरीन और जेनॉन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी इसमें, क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये बन जाएगा इसमें। और ये ध्यान रखना, इसमें अब बने हमारे क्या, कैटायनिक स्पीसीज बने हैं, क्योंकि जेनॉन वाले कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक स्पीसीज। जब कोवेलेंट आ जाएगा फ्लोराइड तो फिर ये अपना F माइनस को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए क्या बनेंगे, कैटायनिक स्पीसीज बनेंगे, क्या बनेंगे, कैटायनिक स्पीसीज। तो ये वाला एक स्पेशल केस था, मैंने बता दिया, नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जांपल इसकी कर सकते हैं, जैसे SBF5 ले लिया मैंने, अगर हाईएस्ट स्टेट में ये, तो XCF6 के साथ रिएक्शन हुई अगर, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, XCF5 प्लस
XCF5 प्लस SB, ये अपना F डोनेट करेगा और ये नॉन मेटल मेटलॉइड की फॉर्म में, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, SbF6 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कैटायनिक स्पीसीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैटायनिक स्पीसीज। सही है, लाइक दिस कैटायनिक स्पीसीज विल बी फॉर्म्ड। अगर मैं रिएक्शन करूँ सपोज HF के साथ, HF प्लस XCF6, तो इस केस में भी HF को भी हम कोवेलेंट काउंट करते हैं, इसमें ये एक्सेप्शनल केस होता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है ज़्यादा है, आयनिक कंपाउंड के बराबर का है, लेकिन फिर भी इसको कोवेलेंट काउंट करते हैं। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? XC, अब इसमें सोच के बताना कि क्यों बना ये, XCF5 प्लस HF2 नेगेटिव, ये कंपाउंड मिलेगा इसके अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो वैसे इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये, तो ये कर सकते हैं। ये रिएक्शंस हैं इसकी जो क्या कहते हैं कोर्स में है हमारे, बस इसको छोड़ के, इस एक दो रिएक्शन को छोड़ के हमारे कोर्स में सारा ये आप नोट करेंगे। इसकी रिएक्शंस हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम कर सकते हैं इसके यूजेस वगैरह। यूजेस, हाँ एक क्वेश्चन हुआ था बोर्ड में आया था, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। कंपाउंड, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2012 का, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। तो क्या आंसर आएगा इसका? वैलेंस बॉन्ड अप्रोच क्या कहता है कि दो अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दो एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, अगर एटम्स के पास, जैसे H के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 1s1 होता है H, दूसरा H भी 1s1, तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जेनॉन के कंपाउंड्स में तो फुल फिल्ड होते हैं, वो तो फुल फिल्ड होते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, इट एक्सप्लेन्स वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड on the basis of half filled orbitals, on the basis of half filled orbitals, see na? But xenon or neon or any other noble gas is not having any half filled orbital, so valence bond approach cannot explain formation of compounds of xenon। तो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच का कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आके ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बट जेनॉन है या कोई भी नोबल गैस है, इसमें कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो इसलिए बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं होंगे। तो अगर हम इसको सप्लीमेंट कर दें, अगर हम इसको इसमें हाइब्रिडेशन को इन्वॉल्व कर दें, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट एक्सप्लेन। तो ये वैलेंस बॉन्ड अप्रोच कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, यूजेस करेंगे अब। यूजेस में पहला आ जाएगा हीलियम, सही ना। यूजेस देखेंगे इसमें, जिसमें यूजेस भी इसके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट को यूजेस हैं इसके भी। तो जैसे पहला ले लिया मैंने हीलियम। हीलियम ये पहले का सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका, यूज इन डाइविंग एपेरेटस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये डाइविंग एपेरेटस में हीलियम को क्यों लेते हैं? डाइविंग एपेरेटस ड्यू टू इट्स लेसर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ये याद रखना, भूलना नहीं, लेसर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। इसकी डिटेल मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताई हुई है, उससे भी कर सकते हैं। लेसर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, दे यूज टू टेक ऑक्सीजन, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं वो, और साथ में नाइट्रोजन लेके जाते हैं, और साथ में हीलियम लेके जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, हीलियम जो है वो क्यों लेके जाते हैं? जब क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है ज़्यादा, जब अंदर जाएगा पानी के अंदर डाइवर, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा, अंदर वो नाइट्रोजन गैस चली जाएगी, जिसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। तो जैसे ही डाइवर तेजी से बाहर आएगा तो नॉर्मल प्रेशर में आएगा, तो फिर वो गैस जो नाइट्रोजन गैस है वो तेजी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बेंड्स और डीकम्प्रेशन इस टाइप की, और बहुत ही पेनफुल होता है जब गैस वो बाहर आती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया और हीलियम को ले जाते हैं साथ में डाइविंग एपेरेटस के, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है ब्लड के अंदर? बहुत कम इसके फोर्सेज होंगे, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए ले जाते हैं इसको। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हीलियम यूज करते हैं, और हीलियम को हम जो बैलून्स वगैरह फिल करते हैं, जो एयर बैलून्स होते हैं फिल करते हैं, उसको हीलियम से फिल करते हैं, सही ना। और जैसे एयर बैलून्स में फिल करने का काम आता है, और इन टायर, जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं, उसको इन्फ्लेट करने का काम आता है, फिल्ड इन ट्यूब्स ऑफ एरोप्लेन टायर्स, क्योंकि लाइट होती है ना, गैस बहुत लाइट होती है। सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसको तो यूज ही नहीं कर सकते। हीलियम का मास तो 4 है, तो फिल्ड इन ट्यूब्स ऑफ एरोप्लेन टायर्स। दूसरा
ये नोबल गैस है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के तो काम आ ही सकती है। इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के कुछ भी नहीं आता तो उसमें तो बोलेंगे नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस के बारे में, यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, सही ना। इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है हीलियम, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये तो हर एक नोबल गैस प्रोवाइड करेगी, हर एक नोबल गैस प्रोवाइड करेगी। और दूसरा इसको हम क्या बैलून्स में फिल करते हैं, वेदर कास्ट, जो वेदर फोरकास्टिंग बैलून्स होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है, वेदर फोरकास्टिंग बैलून्स जो होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है। फिर इसके अलावा बस ये ध्यान रखना इसके अंदर, स्क्यूबा डाइवर्स बता दिया। और कई बार ना हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके अस्थमा को ट्रीट करने का काम आती है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, इसमें भी यूज़ करते हैं इसको, हीलियम को। बाकी और भी यूज है इसके, जैसे क्रायो सर्जरी जो होती है उसमें लिक्विड हीलियम डालते हैं ट्यूमर्स को क्योर करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन से ट्यूमर को करते थे क्योर, ऐसे ही लिक्विड हीलियम से हम इसको जो ट्यूमर्स वगैरह हैं उसको इंजेक्ट करते पेशेंट्स के अंदर, ट्यूमर्स को क्योर भी कर सकते हैं इससे भी। तो ये भी क्रायो सर्जरी में भी यूज़ होती है। इसके अलावा नियोन आ गए, नियोन, नेक्स्ट यूजेज नियोन के। नियोन एक तो एलईडी के अंदर फिल्ड होती है, फिल्ड एन एलईडी, सही ना, इसके अंदर फिल होती है। दूसरा नियॉन साइन बोर्ड जो है ये फॉग में भी दूर से दिख जाते हैं, इसलिए नियॉन लाइट्स आर यूज, तो एक क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है, नियॉन लाइट्स आर यूज फॉर वार्निंग सिग्नल्स, आर यूज्ड टू वार्न यूज इन वार्निंग सिग्नल्स, यूज्ड इन वार्निंग सिग्नल्स। तो क्यों, बिकॉज दे कैन बी सीन, because they can be seen from long distances, they can be seen from long distances even in the fog or mist। नियॉन साइन बोर्ड्स आजकल शॉपकीपर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, डिज़ाइन बोर्ड होते हैं, इसमें कलर वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, फॉग और मिस्ट इसमें भी दिख जाते हैं दूर से, तो इसलिए इसको हम साइन बोर्ड्स की तरह, होर्डिंग्स वगैरह जो लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, उसमें भी नियॉन साइन बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्टी डिवाइसेस में भी इसका यूज़ होता है, टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारे यूजेस नियॉन के आ जाएंगे। फिर तीसरा आ जाएगा आर्गन, सेकंड ये था। फिर थर्ड जो नोबल गैस है आर्गन, आर्गन तो पता है बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के अंदर होती है, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। फिर दूसरा टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कांट बी यूज, नाइट्रोजन थोड़ी बहुत रिएक्टिव होती है, जैसे H2 के केस में हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते क्योंकि N2 की रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये ज़्यादा इनर्ट होती है, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, किसी भी रिएक्शन में इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में तो मेन इसका यूज़ आता है। होर्डिंग वगैरह में भी नियॉन आर्गन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, होर्डिंग्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट के लिए, उसमें भी नियॉन आर्गन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो होर्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आर्गन को। फिर इसके अलावा क्रिप्टन जेनॉन के कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है तो क्रिप्टन यूज़ करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कुछ नहीं पता तो टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन दिस कैन बी यूज्ड, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा। और इसके अलावा तो ज़्यादा, अब रेडॉन रेडियो एक्टिव है तो ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडॉन रेडॉन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट, रेडियो एक्टिव है। ये क्वेश्चन बताएं, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन, रीजन क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव है तो अल्फा बीटा या गामा रेज एमिट करता रहता है, हाफ लाइफ भी इसकी बहुत कम है, तो इसलिए इसको यूज क्या करते हैं, इसकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट अननोन है। तो ये पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट यूजेस तो बता दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ऑलमोस्ट ओवर है, बस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर सकते हैं इसके।
इसमें और क्वेश्चंस क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे क्वेश्चन ये आ गया, हाँ, विच वन कांट एग्जिस्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, विच कांट एग्जिस्ट, इसमें से किसका एग्जिस्टेंस नहीं है, किसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो दे दिए जैसे XCOF4, NEF2, XCF2, XCF6। तो देखते ही मार्क कर देंगे क्या आएगा आंसर इसका, NEF2। क्यों? क्योंकि नियॉन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है, और दूसरा इसकी आयनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा चाहिए होगी आयनिक एनर्जी इसके अंदर, और दूसरा आयनिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और क्या कहते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास, तो इसलिए इसको ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दिस कांट एग्जिस्ट। बाकी तो उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया एनसीईआरटी लेवल पे। कुछ और देख लेते हैं ग्रुप्स, यूजेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस पढ़ने सारे। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चंस पिछले जो ग्रुप के हैं, पिछले ग्रुप के क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जैसे कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, 17 ग्रुप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ये नोट करेंगे। जैसे HCl अगर ऐड करते हैं पाउडर्ड आयरन पे तो फेरस क्लोराइड बनता है। Fe, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, Fe में अगर HCl डालते हैं तो FeCl2 बनता है, जबकि बनना चाहिए FeCl3। क्यों ऐसा होता है? FeCl3 बनेगा भी तो भी उसको बनने नहीं देगा, तो क्या रीज़न है इसका? आयरन में जब HCl डाला, वाई FeCl2 इज फॉर्म्ड नॉट FeCl3। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, बिकॉज H2 गैस इज फॉर्म्ड, H2 गैस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितना भी FeCl3 बनेगा ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा दोबारा, FeCl2 के अंदर। H2 गैस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट प्रिवेंट्स द कंबशन ऑफ आयरन टू फेरिक क्लोराइड। ये देखना है, H2 गैस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। तो इसको बनने नहीं देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? ज़्यादा स्टेट को कम करना, तो +3 को +2 में कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, ग्रुप 17 का। तो कर लेंगे इसको। आयरन क्या क्वेश्चन आएगा इसका? HCl रिएक्ट्स विद पाउडर्ड आयरन, HCl रिएक्ट्स विद पाउडर्ड आयरन टू फॉर्म फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस किया जो भी हमने। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं, इसी में क्वेश्चन और आ सकते हैं। जैसे ClO नेगेटिव का ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है। इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा? न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा इसका? तो इसका न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो इसमें सॉल्यूशन है, एक हो गया HClO, HClO, दूसरा एक HCl हो जाएगा, H लगा दिया नेगेटिव हटा के, दूसरा हो जाएगा ClF जो कि इंटर हेलोजन कंपाउंड है। ये क्या है? इंटर हेलोजन कंपाउंड, ClF, O माइनस की जगह F लिख दिया। दोनों में इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 हैं हमारे क्लोरीन के अंदर और 8 हैं ऑक्सीजन के अंदर और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऐड हो जाएगा तो 26 इलेक्ट्रॉन। इट इज हैविंग 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो काउंट कर सकते हैं कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स हो। HClO में 26 इलेक्ट्रॉन है, ClF में 26 इलेक्ट्रॉन है। एक और रास्ता OF2, इसमें भी 26 इलेक्ट्रॉन है। OF2 में भी क्या है? 26 इलेक्ट्रॉन्स है। तो और ये मॉलिक्यूल ये जो है ये काम करेगा लुईस बेस का, क्योंकि इसमें Cl के पास भी बहुत सारे लोन पेयर और F के पास भी बहुत सारे लोन पेयर, तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। ये ध्यान रखना है, ये भी पूछा हुआ है, इज इट ए लुईस बेस और लुईस एसिड। तो ये काम करेगा लुईस बेस का। HClO तो होता ही एसिड है, HClO क्या होता है? एसिड होता है। और O और F में दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए चांसेस थोड़े कम होंगे, सही ना। फिर इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने कि फ्लोरीन जो है ये पॉजिटिव स्टेट क्यों नहीं शो करता, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ये शो नहीं करता। फ्लोरीन जो है HOF ही बनाता है, HFO2 नहीं बनाता, HFO3 नहीं बनाता, वो नहीं बनाता। क्यों? तो इसमें अभी सबका आंसर सेम, सबका आंसर। और फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब HOF नहीं बनाएगा, O लगा दो यहाँ पे बेशक, HFO3 नहीं बनाएगा, ये नहीं बना रहा। डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता,
ये तीनों चीज़ें शो, तीनों का आंसर एक ही है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीनों का आंसर एक ही है। फ्लोरीन जो है साइज इसका छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास, स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरा एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये पूरा लिख के आना है इसके अंदर, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये 3 पॉइंट लिख के आने हैं इसके अंदर, सही ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ पढ़ाते समय, लेकिन अभी भी दोबारा डिस्कस कर दिया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ये लगभग एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जैसे हाँ ये क्वेश्चन में हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया है। हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2, हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl, Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2। तो ये क्वेश्चन आता है Cl2 HCl से बनाना, अगर Cl2 HCl से बनाना है तो ये हमने पढ़ा हुआ है, डीकॉन्स प्रोसेस, HCl प्लस O2 क्या CuCl2 की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हीट करते हैं 723 केल्विन पे, क्या बन जाता है Cl2 प्लस H2O। तो ये कौन सा डीकॉन्स प्रोसेस, डीकॉन्स प्रोसेस से हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और Cl2 से HCl बनाना है तो वो तो बहुत सिंपल है, Cl2 में H2 डाल देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो HCl बन जाएगा। Cl2 से HCl, Cl2 में H2 डाल देंगे सनलाइट की प्रेजेंस, तो HCl बन जाएगा। तो ये एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हालांकि डिस्कस हुआ बड़ा पहले भी। नेक्स्ट और क्वेश्चन इसके आ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इसमें क्या था, फिर इसमें ये है कि हाँ क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज होता है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये लगभग बराबर होती है क्लोरीन के, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो क्या आंसर आएगा कि क्लोरीन का बड़ा साइज होता है, क्लोरीन हैज लार्ज साइज, साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी लोन पेयर देने के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, हैज़ लार्ज साइज। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, क्लोरीन हैज़ लार्ज साइज सो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में। फिर इसके अलावा फिर जैसे ये क्वेश्चन है ग्रुप 16 से रिलेटेड कि H2S, ये हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, H2S is less acidic than H2TE, less acidic than H2TE। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे H2O की बात की, H2S की बात की, H2TE की, H2SE की बात की, H2TE की, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन बॉन्ड क्या है इसका बहुत बड़ा, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो H2S ज़्यादा एसिडिक, और H2SE आएगा तो और बॉन्ड बढ़ जाएगा, H2TE आएगा तो और ज़्यादा बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। बस सिंपल बोलना है, डाउन द ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, therefore tendency to release H plus increases, tendency to release H plus increases, hence H2TE is more acidic, H2TE is more acidic than H2S, सही ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे बोलना आंसर का, सही ना, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे, तो इस तरह से आंसर देना है इसका। और इसके अलावा फिर जैसे क्वेश्चन है जिंक टाइटेनियम प्लेटिनम और आयरन में से, जिंक टाइटेनियम प्लेटिनम और आयरन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन, इनमें से
कौन सा ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा।